हेलो जय मेरे जदो हाँ हाँ अरे सीधे बैठ हाँ बता बाबा साहब तारा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने क्या दिया? भारत का संविधान दिया। अरे जीतेगा भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो? तारा राम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? तारा राम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? तारा राम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? तारा राम जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा। तारा राम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तारा राम जीतेगा। संविधान को बचाना है। तारा राम को लाना है, संविधान को बचाना है। तारा राम को लाना है, छप्पन कौम का नारा है। तारा राम को लाना है, छप्पन कौम का नारा है। तारा राम को लाना है, छप्पन कौम का नारा है। तारा राम को लाना है, छप्पन कौम का नारा है। तारा राम को लाना है। आवाज दो,
माला कतरी टेकी माला ले वो एक उपाय उभो है लकड़ में सही आवे साथियों, सबसे पहले तो आज जिन लोगों को तकलीफ हुई और उनको तकलीफ होने की वजह से थोड़ी तकलीफ आपको भी हुई, उस तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। नहीं, अभी माफी चाहता हूं कि तकलीफें तो बढ़ेगी ना, अभी तो तकलीफें बढ़ेगी। मैंने कल ही सेड़वा में कह दिया था कि आप सतर्क और सावधान हो जाओ, अब आपकी मुसीबतें बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनकी मुसीबतें बढ़ रही। पहले तो उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि ताराराम खड़ा हुआ है, इसका मतलब एक भील खड़ा हुआ है, तो ज्यादा सीरियस मामला नहीं था, हल्का फुल्का मामला चल रहा था। लेकिन जब से मैंने ये कहना शुरू किया कि 2024 के चुनाव में हम जीते या हारे वो बात तो अलग है, लेकिन 2029 में हम किसी दर्जी नाई लोहार सुथार के बेटे या सुनार के बेटे को एमपी बनाएंगे। एक भील के चुनाव लड़ने से जितनी तकलीफ नहीं थी, उससे 100 गुना तकलीफ तो ये हो गई। और अभी मैंने भी संकल्प लिया है कि उनकी तकलीफें बढ़ाऊंगा। अभी तो शायद 8 दिन बाकी है, 8 दिनों में काफी तकलीफें बढ़ाऊंगा, क्योंकि सत्य जो होता है बहुत कड़वा होता है और स्वीकार करना हर किसी के बस का रोग नहीं होता। इसलिए आज जो कुछ भी आपको देखने को मिला,
उसके अंदर एक झलक थी कि आपकी शक्ति बढ़ रही है और उनका मामला माइनस हो रहा है। भाई अगर दोनों तरफ 50-50 है तो एक तरफ 51 होगा तो एक तरफ 49 होगा ही ना, एक तरफ 52 होगा तो उधर 48 होगा ही ना। तो जैसे जैसे 53-54 बढ़ेगा तो उधर भी 46, 47, 45 होता जाएगा। ये तो निश्चित है, कहीं कोई बाहर से थोड़े ना आना, जो है वो इधर ही है। मामला सिर्फ एससी और एसटी तक का था। तो पहले सिर्फ एसटी की बात चल रही थी कि एसटी के लोग ही हैं, कुछ भील हैं जिन साथ में हैं और चल रहे हैं। 14 अप्रैल को लोगों ने दिखा दिया कि एससी नहीं, एसटी भी, एसटी नहीं, एससी भी साथ में। 14 अप्रैल को लोगों ने दिखा दिया कि अकेले एसटी मत समझ लेना, अकेले भील मत समझ लेना, संपूर्ण एससी ताराराम के साथ में है, इस विचार और विचारधारा के साथ में। थोड़ी तकलीफ पड़ी, लेकिन जब अन्य जातियों के भी समर्थन की बातें आने लगी, जिनको 75 साल में अवसर नहीं मिला, जिन लोगों ने 75 साल में सिर्फ और सिर्फ बनाने का काम किया, कभी बनने के बारे में नहीं सोचा, सांसद या विधायक बनाने के बारे में जानते थे, बनना नहीं जानते थे, उनको हमने एक रास्ता दे दिया कि तुम बन भी सकते हो, तुम बन भी सकते हो। तो उन लोगों को लगा कि हां हम भी बन सकते हैं। तो जो सदियों से या पौनी सदी 75 साल से जो बनते आ रहे हैं, उनको तकलीफ होना भी लाजमी था कि अगर ये बन गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए रोकने के प्रयास अब जारी होंगे, अब चलेंगे। लेकिन आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब भय इधर से निकलेगा तो उधर घुसेगा, है ना। आपने भोपे बर्डों को देखा होगा ना, भोपे होते हैं ना, भोपे हैं, इधर से भूत निकालते, पड़ोसी के यहाँ छोड़ के चले जाते, ताकि दोबारा वो बुलाने आए कि माँ भोपा जी पधारो, भोपा जी। फिर वहां से निकालते हैं, तीसरे घर में डाल के चले जाते हैं। तो भूत अगर इधर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो घुसेगा। तो भूत की तरह ये भय है। जब मेरे समाज के अंदर से ये भय निकल गया तो भय उधर घुस गया। उधर जब भय घुस गया तो ये प्रतिक्रियाएं होने लगी। वरना क्या हमने किया, बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े अनुशासन के अंदर हमारा कारवां चल रहा था, निर्धारित रूट पे चल रहा था, कोई ऐसा वैसा भी नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य भी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया गया। लेकिन ये रोकने का प्रयास, तो रोकने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोकने का प्रयास उसी का होता है या उसी को रोका जाता है जो ताकतवर होता है। कमजोर को कौन रोकेगा, वो रोकता है क्या? कमजोर को कोई नहीं रोकता है, ताकतवर को रोकने की प्रयास किया जाता है। इसका मतलब है कि आपने एक ताकत बना ली है, एक ताकत आप लोगों ने निर्माण कर ली है और उस ताकत को रोकने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो इतना नहीं जानते कि तुम इस ताकत को जितना रोकने का प्रयास करोगे, ये ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। हम तो चाहते ही हैं कोई हमें रोकने वाला मिले। अगर हमें कोई रोकने वाला ना मिले तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा होती है कि जरा कोई हमको हल्के में ले रहा है। हमें रोकने का प्रयास नहीं हो रहा, इसका मतलब हमको कोई हल्के में ले रहा है। और जैसे ही रोकने का प्रयास शुरू होता है तो हमारी ताकत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है कि कुछ तो है। अभी बात चली थी कि काली गाड़ी और काले कांच, काली गाड़ी और काले कांच।
अरे ना तो काली गाड़ी से परेशानी है, ना काले कांचों से परेशानी, ना काले भीलों से परेशानी है। इनसे परेशानी हो गई है। मारवाड़ी में कह रहे काला जागावरा और दुख हुआ भी तो कहीं को हुआ है। गाड़ियों तो कंपनी निकाले है, काले कोई नहीं तो निकाली है कोई। कंपनी वाले में रोक लगा दो कि भाई गाड़ी तो कालो कार माधी कर है। रही काली फिल्मों री तो जैसे फैक्ट्री में काली फिल्मों बने हैं उठे रोक लगा दो। परेशानी इतने नहीं है भाई, परेशानी कटे हो नहीं जानो। इसलिए हर दिन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए उन दुश्मनों का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आए दिन मेरी ताकत को बढ़ा रहे। हम तो यहीं पर थे, यहीं से हमने शुरुआत भी की थी जैसलमेर से, पहले जिला अधिवेशन की, और यहीं से की थी। तो उस समय कुछ नहीं था, लेकिन आज इतना हुआ जो आपने देखा। मैं इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं इसके लिए पुलिस के लोगों को जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि वे तो सिर्फ आदेश की पालना करने वाले होते हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो कभी भी सत्ता से बाहर होना नहीं चाहेगी, इसलिए वो प्रयास करते हैं और शासन और प्रशासन का या पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करती है। एक आदमी ने मना किया, दूसरे ने कह दिया जाओ। बात तो समझाने वाला चाहिए। और तीसरे ने बाड़मेर से कह दिया कि लाउड स्पीकर चालू करो और भाषण दो। प्रशासन तो वो का वो है। प्रशासन को गुमराह किया जाता है। प्रशासन में भी तो बैठे हुए हमारे भाई ही होते हैं। अधिकारी अधिकारी होता है तो इंसान ही तो होता है, और उनको भी मालूम है कि आचार संहिता हट जाएगी 3-4 जून को, और ये होने के बाद में फिर ये सरकारें होगी और फिर हम अधिकारी होंगे, तो क्यों संबंध बिगाड़े जाए। हम उनकी मजबूरियों को भी समझते हैं। इसलिए जो ताकत हमारी बढ़ती हुई दिखाई दी और जिस प्रकार का कारवा हमारा कल चौटन और सेड़वा में हुआ, उसके बाद में काफी लोगों की नींदें उड़ गई है और उनको पता लग गया है कि अब हमारे लिए मुश्किलें बढ़ गई है। इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि कहीं आपको ऐसा ना लग जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे लोगों में निराशा बहुत जल्दी आ जाती है और उस निराशा को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमारा जो ये मकसद है, हमारा जो उद्देश्य है, मैं बार बार कह चुका हूं, मैं राजनीति से प्रभावित नहीं हूं, मैं राजनीति को प्रभावित करने चला हूं। राजनीति को प्रभावित करना मेरा उद्देश्य है। और मैंने खाली बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित कर दिया है, हिला के रख दिया है। ये मुझे, मेरे समाज पर फक्र है कि मेरे समाज ने, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से ये राजनीति प्रभावित हुई है और उसकी वजह से ये सारा कुछ खेल चल रहा है। इसलिए आप कभी भी हताश निराश ना हो। ये एक रास्ता हम खोल रहे हैं। मैं उन घरों में भी जो लोग आज दिन तक अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ पाए हैं, पुश्तैनी काम नहीं छोड़ पाए हैं, इन 75 साल की आजादी में और संविधान के 74 साल के कार्यकाल में वो लोग अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ पाए हैं, मैं उनके घर में भी सांसद पैदा करने वाला हूं। ये मेरा उद्देश्य है। आने वाले समय में उनके घरों में भी, एक नाई के घर में भी, एक दर्जी के घर में भी, और एक क्या बोलते हैं सुथार या सुनार के घर में भी, एक घांची माली कुमार के घर में भी सांसद निकलेगा। ये मैं एक रास्ता खोल रहा हूं।
क्योंकि यहां रास्ते बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तो सिर्फ एक दो जाति ही है सक्षम, दूसरी कोई नहीं है। और दूसरा, चुनाव को उन्होंने इतना महंगा कर दिया था कि हर कोई सोच भी नहीं सकता कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जा सकता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बिना पैसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है और मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं। मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए नहीं है। आज जो अभी मेरे साथी कह रहे थे चने और हलवा आप लोगों ने खाया है, यह भी जैसलमेर के समाज ने खिलाया है, मैंने नहीं खिलाया। हर दिन मैं तो समाज के घर पे ही खाना खा रहा हूं। खर्चा क्या होता है? सिर्फ 200-500 गाड़ियों का काफिला, इससे वोट मिलता है क्या? बड़ी बड़ी झंडियां, गले में दुपट्टे। मुझे भी लोगों ने कहा कि गले में दुपट्टा और झंडियां बनाओ। मैंने कहा क्या करना है भाई, थोड़े दिन बाद में कहीं जमीन में नाली में पड़ा हुआ दिखाई देगा। प्रत्यक्ष अभी थोड़े दिन पहले पूरे भारत को भगवा किया गया। रामनवमी की नहीं कह रहा मैं, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ उस समय पूरे भारत को भगवा किया गया। हमें फक्र है भगवे पर। भगवा हमारी पहचान, भगवा हमारे महापुरुषों का, तथागत बुद्ध का प्रतीक है। आज भले ही उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया हो, लेकिन है वो हमारा प्रतीक। लोगों ने कहा कि पूरा भारत भगवा कर दिया। आज मैं देखता हूं कि वो भगवे झंडे नालियों में पड़े होते हैं। ये भगवे का अपमान है। मैंने लोगों से कहा अपने झंडी बंडी की जरूरत नहीं है भैया। वोट जो है ना इधर से आता है, झंडी से नहीं आता कि मुझे 5 झंडियां मिली तो 5 वोट आ जाएंगे। झंडियों से वोट नहीं आते। वोट तो अंदर से आएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि बिना पैसे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। उसके लिए कोई अरबों खरबों रुपए जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने बना दिया था, एक आम आदमी की सोच बना दी थी कि संसद का चुनाव लड़ने का मतलब है कम से कम 1 अरब 100 करोड़ रुपया होना चाहिए। मैंने कहा 100 करोड़ की छोड़ो, 100 लाख की बात छोड़ो, मैं 100,000 में चुनाव लड़ लूंगा। ये भी हम एक धारणा है जिसको बदलना चाहते हैं। आप लोगों को पता नहीं है भारतीय चुनाव प्रणाली के अंदर आज क्यों एक लिमिट रखी हुई है कि इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते। क्यों लिमिट है बताओ? अभी 95 लाख रुपए किए हैं इस साल, इससे पहले 40 लाख थे, उससे पहले 20 लाख थे, उससे पहले 10 लाख थे। क्यों लिमिट होती है? क्यों नहीं प्रचार अनलिमिटेड होता है? क्योंकि भारतीय चुनाव प्रणाली के अंदर एक सिस्टम है कि जो भारत का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होता है, वो जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं उनका प्रचार वो करता है। आदमी को प्रचार नहीं करना पड़ता। आदमी ठीक है जाकर के घर घर जाकर के वोट मांग सकता है, लेकिन ये जो फालतू के खर्चे, ये जो इस तरीके का अभी हो रहा है, जो उनकी मजबूरी की वजह से कुछ हमें भी 1-8% करना पड़ रहा है, ये नहीं है प्रावधान में। इसलिए अंकुश लगे हुए हैं। अकाउंट खोलना होगा, इससे ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते। ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार और चुनाव प्रणाली के अनुसार प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की है, भारत सरकार की है, कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन जानबूझ करके इस सिस्टम को बिगाड़ा गया कि कोई भी, अरे एक तो बात परफेक्ट है कि जो ईमानदार होगा वो करोड़पति हो नहीं सकता। ये लिख कर ले लो मेरे से, अभी माइक से बोल रहा। कोई ये कह देगा मेरे को कल कि कोई करोड़पति या अरबपति क्या चोर होता है, मैं उसको चोर नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कोई भी ईमानदार आदमी अरबपति नहीं हो सकता। तो ये जो ईमानदार आदमी है, जिसकी संसद में जाने की जरूरत है,
एक सच्चे प्रतिनिधि को जाने की जरूरत है, तो उसके पास तो बेईमानी का पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि वो ईमानदार है तो बेईमानी करेगा नहीं, बेईमानी करेगा नहीं तो उसके पास पैसा होगा नहीं, पैसा होगा नहीं तो चुनाव कैसे लड़ेगा, चुनाव लड़ ही नहीं सकता तो संसद में कैसे जाएगा। ये बैंड लगे हुए हैं, ये बैरियर लगे हुए हैं कि वहां से आगे आप नहीं बढ़ सकते। मैं उस परंपरा को खत्म करने निकला। मैं इस देश के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने के काबिल बनाने के बारे में सोच रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य अगर एमपी बनना होता तो बहुत पहले मैं बन गया होता, अब बुढ़ापे में क्या है, लेकिन एक रास्ता खोल रहा हूं। अगर अवसर मिल गया तो एक प्रेरणा बनकर के उभरूंगा लोगों के लिए, और इस देश के अंदर प्रत्येक वर्ग में सांसद बनने के जो सपने कह सकते हैं या उम्मीदें कह सकते हैं या अवसर पैदा कर दूंगा। ये करने के लिए निकला, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है। मैंने ये हिम्मत क्यों की, 2 पैसे मेरे भी खर्च हो रहे हैं, मैं भी सोचता मेरे बेटे भी काम आएंगे, मेरे पोते के काम आएंगे, वो भी आराम से खाएंगे, मैं भी बुढ़ापे में थोड़ा सुख चैन से जी लूंगा। लेकिन क्या उस सुख चैन और उस एसी और पलंग के ऊपर मेरे समाज की दशा और देश के ये हालात देख करके मुझे नींद आएगी? मैं उस चारपाई पे तड़पना नहीं चाहता और तड़प तड़प के ये नहीं देखना चाहता कि मेरे समाज की क्या दुर्दशा हो रही है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मुझे कोई ऐसी पहल करनी चाहिए, एक राजनीतिक सोच और चेतना मेरे समाज में पैदा करनी चाहिए, ताकि ये भी सोचे कि हम खाली भीख मांगने वाले भी नहीं हैं, हम वोट मांगने वाले भी हैं। हमारा काम सिर्फ भीख मांगना नहीं है, हमारा काम सिर्फ आवास मांगना नहीं है, शौचालय मांगना नहीं है, 5 किलो गेहूं और राशन कार्ड मांगना नहीं है, वोट मांगना भी हमारा अधिकार है। ये मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं। और अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जो मैं सोच रहा था वो पूरी तरह से सफल होने जा रहा है। आप मेरे तो साथ में घूम रहे हैं, थानेदार साहब मेरे साथ में घूम रहे हैं, ये देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पर वॉच करने वाले लोग भी आए दिन मुझे फोन करके कह रहे हैं कि साहब मामला प्लस हो रहा है, मामला प्लस हो रहा है। तो मैंने कहा कहीं से तो माइनस भी हो रहा है, उधर से माइनस होगा तो इधर से प्लस होगा। इसलिए साथियों, ये जो पहल आप लोगों ने की है, ये जो हौसला आपने दिखाया है, इन 8 दिनों के अंदर वो बहुत सारा समाज, बहुत सारा वर्ग आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूं आप। मैं जब रोड शो में निकलता हूं तो रोड शो में सामने से हाथ हिलाने वाले, अभिवादन करने वाले या फिर इशारा करने वाले लोगों के चेहरे पढ़ता हूं। मैं चेहरे पढ़ने का मास्टर हूं, क्योंकि 40 साल से चेहरे ही पढ़ रहा हूं, इसलिए उधर से देख लेता हूं कि क्या इशारा मिल रहा है। इतने दिन वो लोग इशारा भी नहीं कर रहे थे, आज वो इशारा कर रहे हैं। बहुत है, इशारों में तो पता नहीं क्या क्या हो गया। तो ये जो इशारे हो रहे हैं, ये कल आपके सहारे भी बनेंगे, आपके साथ भी खड़े होंगे। आज उनका इतना हौसला तो हुआ कि हमें देख करके वो कहते हैं कि साहब, अरे बहुत इशारे होते हैं, आप नहीं समझते, आंखों का भी इशारा होता है, दोनों आंखें बोल